प्रयोगशाला सहायक की तैयारी करने वाले सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। हमने स्टार्ट की थी यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड में क्या था? रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य क्या था कि उत्कर्णीय अभिक्रियाओं में होता है, और किसमें? जब अग्र अभिक्रिया वेग और पश्च अभिक्रिया वेग दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो वो क्या था? रासायनिक साम्य स्थापित था। और रासायनिक साम्य किस प्रकार का होता है? गति के प्रकृति का होता है। अगर हम बात करें अब थोड़ा आगे, उसके बाद भी हमने पढ़ा देरेनबाती क्रिया नियम या गुल्डबर्ग-वागे का नियम। उसमें क्या था? रासायनिक अभिक्रिया का वेग है अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। और उसके बाद में हमने स्थापित किया था के सी व के पी में संबंध। अब आज हम बढ़ते हैं के की भौतिक सार्थकता। तो के की भौतिक सार्थकता क्या है? देखो, के है, अगर हम कह दें कि के क्या है? साम्य स्थिरांक है। और साम्य स्थिरांक की वैल्यू जब बढ़ती है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट की अमाउंट भी बढ़ रही है। और जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ेगी, प्रोडक्ट की वैल्यू भी क्या है? बढ़ेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना साथियों, कि के की जो वैल्यू है कभी भी इनफाइनाइट नहीं होती है। इसी प्रकार से अगर हम कह दें कि के की वैल्यू यानी समय स्थिरांक की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज हो रही है तो वहां पर प्रोडक्ट की वैल्यू तो क्या होगी? कम। और जबकि रिएक्टेंट की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि के की वैल्यू जब कम होती है तो प्रोडक्ट भी क्या होता है? घटता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि के की वैल्यू कभी भी शून्य नहीं होती है। डायरेक्ट प्रश्न है, ऐसा पूछ लिया जाता है इस चैप्टर के अंदर। तो देखिए क्या क्या था अपने पास में? के की भौतिक सार्थकता। तो के की भौतिक सार्थकता की बात करें अपन, यानी के क्या है हमारे पास में? साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक है। इसकी भौतिक सार्थकता क्या है? सीधा प्रश्न आ जाता है। तो हम ध्यान रखना, पहला पॉइंट ये है कि के की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज को देखो अप साइड से, इंक्रीज हो रही है तो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी हम कह दें कि द वैल्यू ऑफ के इज ग्रेटर देन 1। के की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन 1 हो, उस केस के अंदर प्रोडक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन कभी भी के की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट नहीं होती है। सीधा क्वेश्चन आ जाता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें किसकी बात, यानी समय स्थिरांक की बात करें, तो के की जो वैल्यू है अगर डिक्रीज हो रही है, घट रही है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू तो क्या होगी? घटेगी, यानी कम हो जाएगी। लेकिन क्या होगा? रिएक्टेंट की अमाउंट क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना, यदि के की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, हम कह दें कि के की वैल्यू इज वेरी वेरी लेस देन 1, लेकिन क्या होगा कि के है नेवर जीरो, यानी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि निम्न में से के लिए या समय स्थिरांक के लिए कौन सा कथन सत्य है या कौन सी वैल्यू सत्य है। तो अपने को दिया हो कि ये क्या है, होगा या नहीं, या इक्वल टू है कि नहीं है, इसी प्रकार जीरो की इक्वल टू है या नहीं है। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन है वो बनाकर अपने से कॉन्सेप्चुअल पूछ सकता है। तो देखिए, तो समय स्थिरांक की वैल्यू क्या है? अगर बढ़ती है तो प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा तो रिएक्टेंट क्या होगा? घटेगा। इसी प्रकार से अगर के की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, समय स्थिरांक की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो प्रोडक्ट भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। जो प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब रिएक्टेंट की अमाउंट क्या है? ज्यादा। और ये बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि के नेवर इनफाइनाइट और नेवर जीरो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या कि हमने जो पढ़ा था द्रव्यानुपाती क्रिया नियम या गुल्डबर्ग-वागे का जो नियम है, वो क्या दर्शाता है? वो रासायनिक समय में किस प्रकार का संबंध दर्शाता है? मात्रात्मक संबंध दर्शाता है। कौन सा संबंध दर्शाता है? मात्रात्मक संबंध को दर्शाता है। आगे हम पढ़ेंगे लाशेतलीय को। तो लाशेतलीय क्या करता है? वो इसके गुणात्मक संबंधों को दर्शाता है। तो ये है किसका? के यानी साम्य स्थिरांक की भौतिक सार्थकता। अगर हम बात करें कि अब साम्य स्थिरांक तो हमने पढ़ लिया, लेकिन साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, अगर उनकी बात करें, उन फैक्टर्स की बात करें, तो वो कौन कौन से हैं? अगला हेडिंग है साम्य स्थिरांक
को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं जो क्या करते हैं, समय स्थिरांक को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। हमने देखा था केसी के केस के अंदर, हमने क्या कहा था, केसी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है अगर हमारे पास में टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा। इट मींस केसी है वो फ्लैक्चुएट होता है, वो उसकी वैल्यू वेरी करती है विद द टेम्परेचर। तो समय स्थिरांक को जो प्रभावित करने वाला प्रथम जो फर्स्ट कारक है वो क्या है, टेम्परेचर यानी ताप। अब टेम्परेचर की वैल्यू के साथ में अगर हम देखें तो क्या होगा कि जैसे टेम्परेचर वेरी इंक्रीज होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, के की यानी केसी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब ये जो बात है ये डिपेंड करेगी कि रिएक्शन किस प्रकार की है। रिएक्शन हमने पढ़ा था मेनली क्या है, अकॉर्डिंग टू हीट दो तरह की होती है, एक होती है ऊष्माक्षेपी और एक होती है ऊष्माशोषी। यानी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऊष्मा का क्या हो रहा हो, उत्सर्जन हो रहा हो, ठीक है, तो वो तो क्या है ऊष्माक्षेपी। और जिसमें ऊष्मा क्या हो रही है, दी जा रही हो, तो उसे हम कहते हैं ऊष्माशोषी। तो अगर हमारे पास में प्रक्रम है क्या, ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा निकल रही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर में क्या आएगी, कमी आएगी। और टेम्परेचर में कमी आएगी तो केसी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। और यदि वो अभिक्रिया ऊष्माशोषी है तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो केसी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस प्रकार से हमें पहले देखना है कि दी गई रिएक्शन है उसके साथ में कंडीशन क्या लगी हुई है। अगर रूम टेम्परेचर है देन तो कोई बात नहीं है। अगर हमारे पास में वो क्या है, अभिक्रिया ऊष्माशोषी है या फिर क्षेपी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि के की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी या फिर क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो फर्स्ट हमारे पास में फैक्टर है वो क्या है, टेम्परेचर, और मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। इसके बाद में सेकंड जो फैक्टर आता है वो क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन। क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन, जिसे हम कहते हैं सांद्रता। अब सांद्रता की बात करें, हमारे पास में कोई रिएक्शन हो रही है, मान लो ए प्लस बी रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, सी और डी। सी और डी पुनः क्या रिएक्ट करके क्या कर लिया, ए और बी यानी ए बी और सी डी के बीच में क्या स्थापित हो गया, साम्य स्थापित हो गया। यदि हम साम्य पर क्या कर दें, रिएक्टेंट के, किसके, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। जैसे जैसे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या होगा, उत्पाद भी ज्यादा बनेंगे, उत्पाद भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इट मींस क्या है यहाँ पर, यानी रिएक्शन क्या होगी, साम्य क्या होगा, आगे की ओर स्थापित हो जाएगा। यानी साम्य कहां चलेगा, फॉरवर्ड, यानी आगे की ओर स्थापित होगा। जब फॉरवर्ड होगा इट मींस केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अर्थात हम क्या कहेंगे, यहां पर क्या होगा, वहां पॉइंट्स दिया गया होगा, आपको हिंट दिया गया होगा कि यदि रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दें, रिएक्टेंट्स हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, इंक्रीज हो रही है तो केसी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। यदि हम कहें प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, प्रोडक्ट है इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दें, साम्य पर इंक्रीज कर दें, तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इसमें पूछे साम्य कहां होगा, साम्य क्या होगा, फॉरवर्ड होगा, यानी आगे की ओर विस्थापित हो जाएगा। जबकि इसमें क्या होगा, साम्य इसमें बैकवर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैकवर्ड विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट था हमारे पास टेम्परेचर, दूसरा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। तीसरा जो फैक्टर है वो भी क्या है, महत्वपूर्ण है, वो क्या है कि अणुओं की संख्या। थर्ड है हमारे पास में जो फैक्टर है वो है अणुओं की
अणुओं की संख्या। अब देखो, यदि अपने पास में कोई रिएक्शन है, मान लेते हैं रिएक्शन ले लेते हैं अपन। ये देखो, नाइट्रोजन की क्रिया हम किससे करवा रहे हैं? थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या बने? 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो इसके अंदर जब साम्य स्थापित हुआ, कितने बने हमारे पास में? 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बने। अब ये अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, वो तो बने 2, और रिएक्टेंट कितने थे? 3 ये हैं हाइड्रोजन के, एक किसका है? नाइट्रोजन का। टोटल कितने थे? 4 मॉलिक्यूल, और बने कितने अपने पास में? 2। यानी मॉलिक्यूल की संख्या में क्या आ गई? कमी आ गई। तो हम क्या कहेंगे? यदि अभिक्रिया के दौरान, किसके दौरान? अभिक्रिया के दौरान यानी अणुओं की संख्या घटती है, अणुओं की संख्या घटती है, तो अणुओं की संख्या यदि घटती है तो ध्यान रखना अभिक्रिया क्या होगी? अग्र दिशा में। अभिक्रिया किधर होगी? अग्र दिशा में होगी। ठीक है, जो अग्र दिशा में होगी तो Kc की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि साम्य किस दिशा में क्या हो रहा है? प्रतिस्थापित हो रहा है। तो देखो, यहां पर कितने मॉलिक्यूल थे? 4। यहां पर कितने बने? 2। इट मीन्स क्या है? यहां पर क्या है? रिएक्शन है आगे की ओर बढ़ेगी। क्यों? अभी वहां पर क्या है? 4 होने के लिए स्पेस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम ऐसा भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 2 है, इसलिए अभिक्रिया क्या चलेगी? फॉरवर्ड, यानी अग्र दिशा की ओर, यानी साम्य स्थापित होगा अग्र दिशा में। और जब साम्य स्थापित अग्र दिशा में हो रहा है तो Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? अधिक बनेगा। तो इस प्रकार से हम क्या बता सकते हैं कि साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाला तीसरा जो फैक्टर है वो है अणुओं की संख्या। इसके बाद में अगर देखें, अगर गैसीय रिएक्शंस के लिए देखें, मान लो, तो उसके लिए आता है प्रेशर, यानी दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव। अब हमें पता है कि अगर रिएक्शन के दौरान, यदि रिएक्शन के दौरान क्या होता है? दाब में क्या आती है? कमी होती है। तो दाब में जब कमी होती है तब तो क्या रिएक्शन फॉरवर्ड चलती है। जब दाब क्या है? बढ़ जाता है तो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में नहीं बदल सकते, क्योंकि उसके लिए स्पेस ही नहीं होता, और उनमें क्या स्थापित हो जाता है? साम्य स्थापित हो जाता है। तो हम क्या कहें कि रिएक्टेंट है जब प्रोडक्ट में क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं। प्रोडक्ट में क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं। और विशेष ध्यान रखना, ये दाब का प्रभाव किस में अध्ययन करते हैं? गैसीय अभिक्रियाओं के लिए। किसके लिए? गैसीय अभिक्रियाओं के लिए इसकी स्टडी करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना Kp, वहां पर साम्य स्थिरांक क्या होता है? Kp होता है। अब रिएक्टेंट है वो किस में बदल रहे हैं? प्रोडक्ट के अंदर। किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रोडक्ट में। लेकिन अगर यहाँ पर क्या है? दाब क्या है? कम है। दाब क्या है? कम है। तो क्या होगा? रिएक्टेंट किस में बदलेंगे? प्रोडक्ट में बदलते रहेंगे, यानी अभिक्रिया क्या चलती रहेगी? फॉरवर्ड चलती रहेगी। अब इस चीज को ऐसे भी नोट कर सकते हैं अपने, इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, जैसे हमने Kp और Kc में संबंध निकाला था। क्या था उसमें? देखो कि यदि कोई अभिक्रिया है, जैसे Kp इक्वल टू Kc कब था? जब डेल्टा n इक्वल टू क्या था? 0। अगर कोई अभिक्रिया है जिसकी मोलों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, डेल्टा n क्या है? 0, तो वहां पर क्या हो गया? अभिक्रिया में क्या स्थापित हो गया? साम्य स्थापित हो गया। ठीक है, साम्य पर क्या हो गई? अभिक्रिया में साम्य स्थापित हो गया। अगर हम बात करें यानी ये इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो प्रेशर से क्या होगी? नॉट इफेक्टेड, यानी दाब से ये प्रभावित नहीं होती है। यदि हम कह दें कि कोई अभिक्रिया है जिसमें क्या हो रहा हो, यानी Kp ग्रेटर देन Kc, Kp क्या है? Kc से ज्यादा है। उस केस के अंदर हम क्या कह सकते हैं कि डेल्टा n क्या होगा? ध्यान रखना कि Kp की वैल्यू क्या है? ज्यादा है, तो उस समय क्या होगा? डेल्टा n की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। और जब डेल्टा n की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, तो हम क्या कहेंगे? उस समय प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कम बनेगा। एक तो ये बात ध्यान रखना। और ऐसी विक्रियाएं दाब से प्रभावित
होती हैं, दाब से प्रभावित होती हैं। यानी जब तक दाब कम है अभिक्रिया अग्र दिशा में चलती रहेंगी, और जब दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उस समय हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया रुक जाएगी। ऐसे ही अगर हम बात करें Kc इज ग्रेटर देन Kp, Kc इज ग्रेटर देन Kp, तो हम क्या कहते हैं, डेल्टा n इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव। इस समय क्या है, प्रोडक्ट क्या होगा, अधिक बनेगा, प्रोडक्ट क्या होगा, अधिक बनेगा। और क्या होगा, दाब से तो प्रभावित होंगी, लेकिन क्या है, जिसमें डेल्टा n की वैल्यू 0 है वो अभिक्रियाएं दाब से प्रभावित नहीं होती हैं। तो ये भी अभिक्रिया क्या होगी, दाब से प्रभावित होंगी। और किस प्रकार से प्रभावित होंगी, हम क्या कहेंगे, डेल्टा n नेगेटिव है, नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, कम। तो हम क्या कहेंगे कि क्रिया आगे की ओर, फॉरवर्ड की ओर बढ़ेगी, और Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस क्रिया में Kp क्या होगा, अधिक होगा, यहाँ पर Kp क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पर क्या है अपने पास में, ये क्रिया दाब से प्रभावित ही नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद में अगला जो फैक्टर है, जो साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाला, अगला जो फैक्टर है साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाला, वो क्या होता है, उत्प्रेरक। क्या होता है, उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक की बात करें, कैटालिस्ट की बात करें, तो कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, साम्य स्थापित होने की गति को बढ़ाते हैं, बल्कि साम्य पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। इस बात का ध्यान रखना। तो हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट का क्या है, साम्य स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, साम्य स्थिरांक पर, साम्य स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। ठीक है। लेकिन साम्य स्थापित होने, लेकिन क्या करता है, लेकिन साम्य शीघ्र स्थापित होता है, शीघ्रता से स्थापित हो जाता है। यानी इसका मतलब क्या है, क्योंकि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, लेकिन क्या है, उसके के की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। वो क्या होते हैं, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट साम्य स्थिरांक के मान में कोई प्रभाव नहीं गिरेगा, लेकिन साम्य क्या हो जाएगा, शीघ्रता से स्थापित हो जाएगा। तो ये मुख्य मुख्य जो क्या है फैक्टर्स हैं, विच आर इफेक्टेड टू केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और इनमें से क्या सीधा क्वेश्चन ही आता है, निम्न में से कौन सा कारक है वो साम्य स्थिरांक को प्रभावित करता है, निम्न में से कौन सा कारक है वो साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करता है। वो सब बातें हम जब चैप्टर हमारा एंड होता है, प्रत्येक चैप्टर के एंड के अंदर मैंने 50-50 क्वेश्चनों का सेट दिया हुआ है, उन क्वेश्चंस को आप देखिए। ठीक है, उन क्वेश्चन को देखिए, उस क्वेश्चन से आपका पूरा कंसेप्ट है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।